नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल लिटरेचर वर्ड। आई एम हरप्रीत सिंह बराड़, यूजीसी नेट क्वालिफाइड फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ ऑफ राजस्थान स्टेट। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक रहेगा राजस्थान का करंट अफेयर। मंथ रहेगा जनवरी 2026। एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए, दिसंबर की जितनी भी घटनाएं होती हैं या किसी भी मंथ की होती है, वो सारी की सारी प्रिंट होके नेक्स्ट मंथ में आती है। तो वैसे तो ये क्रोनोलॉजी है जनवरी की, बट इसके अंदर घटनाएं रहेंगी पिछले मंथ यानी कि दिसंबर 2025 की। और आगे जो भी आगामी परीक्षाएं हैं जैसे आरपीएससी सेकंड ग्रेड, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या जो भी तमाम परीक्षाएं राजस्थान के अंदर होने जा रही हैं, जिनके अंदर राजस्थान का करंट अफेयर आता है, तो अब आपको ये दिसंबर से लेकर आगे पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। टोटल 17 पेज की पीडीएफ है। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल लिटरेचर वर्ड बाय बराड़ टेलीग्राम पर चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आप सिंपली भी सर्च करोगे तो भी आपको ये चैनल मिल जाएगा। जैसे ही दोनों पार्ट्स अपलोड कर दूंगा, उसके बाद में आपको पीडीएफ पिन की हुई इस चैनल पर मिल जाएगी। बाकी के मंथ की, पिछले मंथ की, दिसंबर की, नवंबर की, अक्टूबर की, वो भी पिन की हुई है। ठीक है, तो चलिए अब ज़्यादा वक्त जाया नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम हमारी पीडीएफ पर चलते हैं। खासतौर से मैं वो पॉइंट आपको हाईलाइट करता चलूँगा जो आपको मोस्टली याद रखने हैं। चलिए, तो ये है प्रादेशिक परिदृश्य राजस्थान का। टोटल 17 पेज है। एक एक न्यूज़ को मैं पढ़ता जाऊंगा। हाँ, एक बात मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर आप ये पूछना चाहते हो कि कितना का पढ़ना है, वैसे तो ये क्रोनोलॉजी आपको वर्ड टू वर्ड पढ़नी ही है। फिर भी सेकेंड टाइम अगर चाहो, जो आपको ओवरऑल याद रखना है, कौन सा मेन फैक्ट है, कौन सी जगह पर है और उसका कोई पर्पज़ है, तो वो खास तौर से याद रखना। पहला पॉइंट है राष्ट्रीय हैकाथॉन शील्ड 1.0 जयपुर में आयोजित। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय हैकाथॉन शील्ड कहाँ पर आयोजित की गई? जयपुर के अंदर। 2 दिवसीय, यानी कि ये 2 दिवसीय थी। 2 दिवसीय राष्ट्रीय हैकाथॉन शील्ड 1.0 का आयोजन केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जयपुर में 29-30 दिसंबर 2025 में किया गया। शील्ड 1.0 का पूर्ण रूप, इसका पूरा नाम क्या है? स्मार्ट हैकाथॉन फॉर इंटेलिजेंस इन्फोर्मेंट इन्फोर्समेंट लॉ एंड डिफेंस। तो ये पूरा नाम इसका खास तौर से याद रखना। उद्देश्य क्या है इसका? इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य खुफिया और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सामने आने वाली आधुनिक समस्याओं के लिए तकनीक आधारित प्रभावी समाधान खोजना था। राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव 2025 सेकेंड पॉइंट है। इसका आयोजन 23 से 28 दिसंबर चित्तौड़गढ़ के अंदर किया गया। राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया? चित्तौड़गढ़ के अंदर। चित्तौड़गढ़ में शहीद मेजर नटवर सिंह शेखावत स्कूल में आयोजित किया गया। उद्घाटन इसका किसने किया? ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हरिभाऊ किशनराव बागड़े, राज्यपाल राजस्थान के, और पतंजलि आयुर्वेद के संस्थापक आचार्य बालकृष्ण ने इसका शुभारंभ किया। आयोजक कौन कौन है? इसका आयोजन कौन करवा रहा है? अखिल भारतीय स्वदेशी संघ। प्रतिभागी इसमें किन किन जिलों ने इसमें प्रतिभागी के रूप में हिस्सा लिया? इसमें उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा जैसे इन स्टेट को आपको नहीं याद रखना। फिर पढ़ने के तौर पर पढ़ना, जो एक बार जरूर पढ़ना है। जैसे विभिन्न राज्यों के कारीगरों और शिल्पकारों ने अपने प्रारंभिक उत्पादों का प्रदर्शन किया। प्रमुख आकर्षण क्या रहा? महोत्सव में लोक कलाओं के प्रदर्शन के साथ साथ आयुर्वेद और पंचकर्म मेला विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। तो ये जरूर याद रखना कि प्रमुख आकर्षण क्या रहा? आयुर्वेद और पंचकर्म मेला। उद्देश्य क्या था? स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देना और नागरिकों को स्वदेशी वस्तुओं के साथ उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन नागौर के अंदर। ये याद रखना कि कहाँ पर हुआ। पहले तो ये राज्य स्तरीय है, फिर ये नागौर के अंदर हुआ किसान सम्मेलन। राज्य सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 1 दिवसीय, यानी कि 1 दिन का था, राष्ट्रीय स्तरीय किसान सम्मेलन उन्नत खेती समृद्ध किसान। इसका पूरा नाम याद रखना, उन्नत खेती समृद्ध किसान, मेड़ता सिटी नागौर में 23 दिसंबर 2025 को आयोजित किया गया। नागौर के अंदर भी कहाँ पर? मेड़ता सिटी में। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को नवीन कृषि तकनीकी, अब जैसे किसान सम्मेलन है तो कॉमन सेंस है कि वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें मिलेंगी। कृषि के लिए तकनीकी, उन्नत बीज, आधुनिक कृषि यंत्र, राज्य व केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करवाई गई। ये मेला कहाँ पे मनाया गया, ये खास तौर से इंपॉर्टेंट रखना। उन्नत खेती समृद्ध किसान मेला मेड़ता सिटी नागौर के अंदर।
प्रतिभागी इस सम्मेलन में राज्य भर के लगभग 25,000 किसानों ने भाग लिया, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रदर्शनी सम्मेलन के दौरान कृषि व उद्यानिकी, सहकारिता, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य गोपालन, कृषि विपणन संबंधित, ये चलो खास नहीं है इसमें, क्योंकि किसान सम्मेलन मेला तो कौन कौन सी चीज़ें लगेंगी, कॉमन सेंस की बात हो जाती है। सांबर महोत्सव 2025, यहाँ पे 202 नहीं है, यहाँ पे 5 कटा हुआ है, मिस प्रिंटिंग है। सांबर महोत्सव 2025 ये कब मनाया गया? 27-31 दिसंबर को, 5 दिन का था। सांबर महोत्सव कितने का? 5 दिन का। स्थान कहाँ पे? विश्व प्रसिद्ध सांबर लेक सांबर महोत्सव है। कॉमन सेंस की बात है कि ये सांबर झील जपोक राजस्थान के अंदर मनाया गया। शुभारंभ किसने किया? उप मुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने। तो ये मेले पर्यटन विभाग के अंदर आते हैं, तो जो पर्यटन के मंत्री है दिया कुमारी जी, उन्होंने इसका शुभारंभ किया। विशेष उपलब्धि क्या रही? कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा एक डाक कार्ड का विमोचन किया गया। डाक कार्ड का विमोचन किया गया। आयोजक, ये मेले पर्यटन विभाग बनाता है राजस्थान का। राजस्थान पर्यटन विभाग, जयपुर जिला प्रशासन, क्योंकि जयपुर के जिले के अंदर आ गया, और जो नगर पालिका है सांबर, इन तीनों ने मिलकर इसका आयोजन करवाया। महोत्सव के मुख्य आकर्षक क्या रहे? देखो, इसके अंदर एक तो साहसिक गतिविधियां करवाई गई। साहसिक गतिविधियां क्या होती है? जैसे कि पैरासेलिंग, पैरा मोटरिंग, पैराग्लाइडिंग, जीप सफारी और बैलून राइडिंग। दूसरा, यहाँ पे कुछ सांस्कृतिक और अन्य प्रोग्राम करवाए गए, जैसे कि ट्रेन से नमक अभियान, ये इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि ट्रेन से नमक अभियान कहाँ पे मनाया गया? तो सांबर महोत्सव के अंदर। हेरिटेज वॉक, साइकिल यात्रा, तारों को देखने, स्टार गेजिंग की गतिविधियां करवाई गई। कुछ धार्मिक काम भी यहाँ पर करवाए गए, जैसे कि देवयानी तीर्थ सरोवर पर वह दीपोत्सव और महाआरती की गई। करंट अफेयर के साथ में कुछ जीके को रिलेट करके चला करो। जैसे कि पूछा जाए कि भाई देवयानी तीर्थ सरोवर कहाँ पर है? तो सांबर के अंदर है, देवयानी तीर्थ सरोवर। प्रदर्शनी, फोटोग्राफी की प्रदर्शनी, पतंग प्रदर्शनी, शिल्प स्टॉल और स्थानीय फूड कोर्ट यहाँ पर लगाए गए। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट है, उदयपुर के अंदर भव्य शिल्पग्राम उत्सव 2025 का आयोजन किया गया। शिल्पग्राम उदयपुर के अंदर आयोजन किसने किया? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा 21 से लेकर 30 दिसंबर 2025 को उदयपुर के हवाला स्थित, उदयपुर में हवाला में है ना शिल्पग्राम, वहाँ पर इसका आयोजन करवाया गया। शुभारंभ किसने किया? राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णा बागड़े और पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि और भी साथ में कौन थे? गुलाब चंद कटारिया, जो कि पंजाब के राज्यपाल हैं। डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार, इस दौरान ये पुरस्कार है डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार, ये दिए गए। ये किस किस को दिए गए? सबसे पहले तो रामनाथ चौधरी, जो कि जयपुर के हैं। आप दुनिया के इकलौता कलाकार हैं जो नाक से अलगोजा बजाते हैं। हालांकि अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे को खुद को जुकाम हुआ पड़ा है, तो मेरी भी वॉइस नाक से ही आ रही है। तो बस याद रखना कि नाक से अलगोजा बजाने वाले रामनाथ चौधरी को डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कला पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अलावा यही पुरस्कार और किसे दिया गया? तो दूसरा पुरस्कार दिया गया डॉक्टर निरंजन वल्लभ भाई राजगुरु को, जो कि राजकोट गुजरात के हैं। इनका फील्ड क्या है? आपने लोक एवं भक्ति संगीत पर व्यापक शोध करके 700 घंटे का ध्वनि मुद्रांकन किया है। आपको दो बंदों के नाम याद रखने जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है, एक रामनाथ चौधरी और दूसरे डॉक्टर निरंजन वल्लभ भाई राजगुरु, जो कि गुजरात के हैं। इस पुरस्कार में राशि दी जाती है 2,51,000, साथ में एक रजत पट्टिका दी जाती है। प्रमुख आकर्षण क्या रहा? हिवडारी हुक, जो कि प्रश्नोत्तरी है, विजन भारत एट 2047, शिविर तथा बांस, पेपरमेशी व कठपुतली कार्यशालाएं, जो कि प्रमुख आकर्षण का केंद्र यहाँ पर रहे। विश्व स्वास्थ्य एवं कल्याण महोत्सव वर्ल्ड हेल्थ वेलफेयर फेस्टिवल 2025, ये आयोजन इसका 5वां संस्करण था। 20-21 दिसंबर को होटल क्लार्क्स अमेर जयपुर के अंदर संपन्न हुआ। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य एवं कल्याण महोत्सव कहाँ पे मनाया गया? जयपुर के अंदर, होटल क्लार्क्स के अंदर। अब ये मनाया किसने? कौन सी संस्था इसको मनाती है? आयोजक कौन है इसका? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट एंड संस्कृति युवा संस्था। उद्घाटन उद्घाटन इसका किया जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत द्वारा। प्रमुख गतिविधियां क्या रही? योग साधना, मन शरीर और आत्मा के संतुलन पर सत्र तथा सीपीआर बेसिक लाइफ स्पोर्ट्स का डमी पर व्यवहारिक प्रशिक्षण यहाँ पे किया गया। वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी महिला बास्केटबॉल, जिसके अंदर राजस्थान विश्वविद्यालय को तीसरा स्थान मिला। बेस्ट यानी कि वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी महिला बास्केटबॉल के अंदर राजस्थान विश्वविद्यालय यानी कि जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है, उसको कौन सा स्थान मिला है? तीसरा। बास्केटबॉल तीसरा स्थान।
याद रखना कि महिला के अंदर 3 वर्ड आते हैं तो तीसरा, हालाँकि दूसरा में 3 आएगा ना, सॉरी इसके लिए। बस कोई लिंक बना लो इसके अंदर, महिला बास्केटबॉल तीसरा। आयोजन लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर के अंदर ये प्रतियोगिता हुई थी बास्केटबॉल की। उपलब्धि क्या रही? प्रतियोगिता में राजस्थान विश्वविद्यालय यानी कि राजस्थान यूनिवर्सिटी जो कि जयपुर के अंदर है, इसकी महिला टीम ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। परिणाम क्या निकला? राजस्थान विश्वविद्यालय के कड़े मुकाबले में डीएवीबी इंदौर को 64-61 से स्कोर से हराकर जीत दर्ज की। यानी कि राजस्थान ने थर्ड पोजीशन हासिल की, तो हराया किसको? तो राजस्थान ने हराया डीएवीबी इंदौर की टीम को हराया, यानी कि वो चौथे नंबर की टीम रही। प्रतिभागिता इस चैंपियनशिप में देश भर के 95 विश्वविद्यालयों यानी कि यूनिवर्सिटीज ने टीमों ने हिस्सा लिया था। 95 यूनिवर्सिटीज। नेक्स्ट है 80वीं वेस्टर्न इंडिया स्क्वैश चैंपियनशिप, राजस्थान को 5 पदक। 80वीं वेस्टर्न इंडियन स्क्वैश चैंपियनशिप, राजस्थान को 5 पदक। ये मनाई किसने? आयोजक क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया, सीसी क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया मुंबई के अंदर इसको मनाया गया। तारीख याद रखने की जरूरत नहीं है, 17 से 21 दिसंबर। कुल पदक राजस्थान को इसके अंदर भी 5 पदक मिले हैं, आपको याद रखना है 2 1 2, यानी कि 2 स्वर्ण 1 रजत 1 2 कांस्य, 5 पदक 2 1 2। पदक विजेता कौन कौन से हैं थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट याद रखने, याद तो आपके रहेंगे भी नहीं। हाँ, स्वर्ण वाले याद रखना तो रख सकते हैं। धैर्य गोगिया और दूसरा है अम्य महाजन। धैर्य गोगिया इन्होंने फाइनल में महाराष्ट्र के एरन अरम्मन को हराया और अम्य महाजन ने फाइनल में वैभव बीसी को पराजित किया। ये 2 खिलाड़ियों के नाम याद रखना, धैर्य गोगिया और अम्य महाजन। धैर्य और अम्य कैसे भी करके लिंक कर लो कि आपको धैर्य रखना है, अम्य महाजन। धैर्य रखोगे तो महाजन बन जाओगे, महान बन जाओगे। रजत पदक विजेता फरीद अंद्राबी फाइनल में बिबान खन्ना महाराष्ट्र से हार कर रजत पदक जीता, हार कर सॉरी। कांस्य पदक की बात की जाए तो दिव्यांशी जैन और युवान वर्मा। दिव्यांशी जैन ने महाराष्ट्र की आशीष शाह को हराकर कांस्य जीता और युवान वर्मा ने दिल्ली के रुद्रांश प्रभाकर को हराकर कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट पॉइंट है चित्तौड़गढ़ घूमर नृत्य का विश्व रिकॉर्ड। विश्व रिकॉर्ड बनाया है 26 दिसंबर 2025 को चित्तौड़गढ़ में। 15,000 से अधिक महिलाओं ने एक साथ पारंपरिक घूमर नृत्य कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। घूमर नृत्य किया है 15,000 महिलाओं ने चित्तौड़गढ़ के अंदर। इस अवसर पर सांसद खेल महोत्सव और सांसद सांस्कृतिक महोत्सव के दौरान महिलाओं के दौरान हासिल की गई। ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रतिभागी, हाँ, ये रखना कि इसके अंदर 5 वर्ष की बालिकाओं से लेकर 70 वर्ष की बुजुर्ग महिलाओं ने इसके अंदर भाग लिया। 5 से लेकर 70 वर्ष की बालिकाओं से लेकर बुजुर्ग महिलाओं तक की महिला इसके अंदर थी। टोटल 15,000। वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया के सीईओ, उसके सीईओ पवन सोलंकी ने इस रिकॉर्ड को आधिकारिक प्रमाण पत्र सांसद सीपी जोशी को सौंपा। वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया के सीईओ कौन है? पवन सोलंकी। उन्होंने ये प्रमाण पत्र किसे दिया? सांसद है सीपी जोशी, उन्हें दिया। चित्तौड़गढ़ के इस आयोजन ने मार्च 2025 में, इससे पहले एक घूमर नृत्य हुआ था सूरत के अंदर, उसके अंदर 12,000 महिलाएं थी, उसका रिकॉर्ड को तोड़ दिया। यानी कि अब राजस्थान का रिकॉर्ड है चित्तौड़गढ़ वाला 15,000 महिलाएं। इससे पहले सूरत के अंदर गुजरात में 12,000 महिलाओं ने ये रिकॉर्ड बनाया था मार्च के अंदर। एक और उपलब्धि याद रखना, जयपुर में नवंबर 2025 में आयोजित प्रथम राज्य स्तरीय घूमर महोत्सव, स्टेट लेवल का घूमर महोत्सव हुआ था। उसके अंदर 6100 महिलाओं ने प्रदर्शन को, यहाँ पे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, ये एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर नाम दर्ज करवाया था। बल्कि ये रिकॉर्ड मिला है वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया के अंदर, वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर। वो विश्व रिकॉर्ड है, ये आपका एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर दर्ज करवाया गया था। आरसीए अंडर 14 स्टेट टूर्नामेंट सीकर बना चैंपियनशिप। आरसीए की फुल फॉर्म है राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन, यानी कि राजस्थान के क्रिकेट के एसोसिएशन की तरफ से क्रिकेट के टूर्नामेंट हुए तो राजस्थान के अंदर ही होते हैं। इसके अंदर कौन कौन से चैंपियन कौन रहा? तो सीकर रहा। आरसीए, सी के बीच में सी आ रहा है, वहां से सीकर लिंक करने के लिए याद रखना। सीकर दिसंबर के अंदर ये हुए थे। फाइनल मुकाबला क्या रहा? सीकर ने जयपुर को 9 विकेट से हराया। पहले नंबर पे सीकर रहा, दूसरे पे रहा जयपुर। मैच प्रदर्शन, जयपुर की टीम 99 रनों पर सिमटी, यानी कि जयपुर की टीम के 99 स्कोर था, रन थे उनके। सीकर ने इसे पूरा कर लिया 22.2 ओवर में, 1 विकेट खोकर 100 रन हासिल कर लिए और इस प्रकार से सीकर नंबर 1 पे आ गया और जयपुर नंबर 2 पे आ गया। मैच के नायक कौन थे? लवमीत गुज्जर और मयूर शर्मा, दोनों के नाम याद रखना, बस हल्के हल्के पुल के याद रखना। मेन तो ये कि पहले पे कौन रहा? सीकर, दूसरे पे रहा जयपुर, ये इंपॉर्टेंट है। अर्जुन अवार्ड 2025
मोस्ट इंपोर्टेंट इसको कर लो। राजस्थान के 3 खिलाड़ियों को नामांकित किया गया है, नॉमिनेट किया गया है। घोषणा कौन करता है इन प्राइज़ की? इन प्राइज़ की घोषणा की जाती है खेल मंत्रालय की समिति ने 24 दिसंबर 2025 को पुरस्कारों की नामांकन सूची जारी की। खेल रत्न हॉकी खिलाड़ी हार्दिक सिंह को प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न हेतु नामांकित किया गया। इंपॉर्टेंट रखना कि हॉकी के क्षेत्र के अंदर जो अवार्ड दिया जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, वो किसे दिया? वो हार्दिक को दिया। इसको याद रख लो इस प्रकार से कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जिसको मिला उसे हार्दिक बधाई हो। हार्दिक से फिर आपको याद रहेगा। अर्जुन पुरस्कार कुल इसके अंदर 24 खिलाड़ियों ऑल ओवर इंडिया के 24 खिलाड़ी हैं, जिसमें से राजस्थान के 3 हैं। अभी मिला नहीं है, नॉमिनेट किए गए हैं, फाइनल किसका नाम आएगा कुछ पता नहीं है। फिलहाल के लिए 3 का नाम इसके अंदर आ चुका है। तो इसके अंदर पहला खिलाड़ी है पद्मनाभ सिंह, जयपुर के हैं। ये जो उप मुख्यमंत्री मंत्री है दिया कुमारी उनके पुत्र हैं, जो कि पोलो खेलते हैं। थोड़ा याद रखना कि भाई एक तो हमारे जो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी उनके पुत्र हैं पद्मनाभ सिंह, जयपुर के हैं। उनका नाम इसके अंदर है क्योंकि वो पोलो के खिलाड़ी हैं। दूसरा नाम है इसके अंदर निर्मला भाटी का, जो कि कुचामन सिटी नागौर से हैं। ये विश्व विजेता खो खो टीम के सदस्य रही हैं। इन्होंने टीम में वजीर की भूमिका निभाई। निर्मला को याद रखना, खो खो, निर्मला खो खो। रुद्रांश खंडेलवाल भरतपुर के हैं, तीसरे तीसरे इनका नाम इसके अंदर आया है, जो कि भरतपुर के हैं, पैरा शूटर हैं। इनके पास 25 प्लस अंतर्राष्ट्रीय मेडल है। चांगवॉन वर्ल्ड कप 2025 में 2 स्वर्ण सहित। मेन इनके नाम याद रखना और इनकी गेम याद रखना। जैसे कि पद्मनाभ सिंह की गेम कौन सी है? पोलो। निर्मला भाटी की खो खो। रुद्रांश खंडेलवाल का पैरा शूटर। ये तीनों का नाम आया। तीनों के अलावा एक चौथे व्यक्ति का नाम याद रखना, जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से नामांकित किया गया है, वो है हार्दिक सिंह। ये ज़्यादा चांसेस रहेंगे इससे क्वेश्चन आने के। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 37वीं फेडरेशन कप हैंडबॉल। इसके अंदर राजस्थान पुरुष टीम उपविजेता रही, यानी कि सेकंड नंबर पर रही। तो फर्स्ट कौन रही? फर्स्ट रही इसके अंदर पंजाब। इसका आयोजन किया गया 6 से 10 दिसंबर 2025 को केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर। लखनऊ उत्तर प्रदेश याद रखना कि ये हैंडबॉल कहाँ पे की गई है? लखनऊ के अंदर। परिणाम इसका क्या निकला? राजस्थान की जो पुरुष टीम है वो चैंपियनशिप में रनर अप उपविजेता रही, यानी कि सेकंड नंबर पे रही, क्योंकि पहला नंबर किसका रहा? पंजाब का। पहले पे पंजाब है, दूसरे पे राजस्थान है। ये सेमीफाइनल में किसको हराकर आई थी? तो राजस्थान ने सीआरपीएफ को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। उपविजेता रही राजस्थान की टीम के कप्तान कौन रहे? कर्ण सिंह शेखावत। कर्ण सिंह शेखावत। नेक्स्ट पॉइंट है 7वीं जूनियर राज्य स्तरीय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता। 7वीं बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता ये मनाई गई बाड़मेर के अंदर। तो बैट से बैडमिंटन याद रखना, बैट से बाड़मेर याद रखना। आयोजक राजस्थान और बाड़मेर जिला वॉल बैडमिंटन संघ के द्वारा इसको मनाया गया। इंपॉर्टेंट नहीं है। परिणाम क्या निकला? बालक वर्ग के अंदर टोंक विजेता रहा, करौली उपविजेता रहा। बालकों के अंदर टोंक पहले पे, नंबर 2 पे करौली। बालिकाओं की बात की जाए तो चूरू पहले पे, टोंक दूसरे नंबर पे। यानी कि बालकों के अंदर टोंक पहले पे रहा, वो बालिका के अंदर सेकंड रहा। बालकों के अंदर करौली सेकंड रहा और बालिका के अंदर फर्स्ट कौन रहा? चूरू। ऐसे याद रखो, बालक के अंदर टोंक करौली, बालिका के अंदर चूरू टोंक। स्कोर याद रखने की जरूरत नहीं है। तृतीय स्थान बालक व बालिका दोनों वर्गों में जयपुर की टीम तीसरे स्थान पर रही। इसका मतलब अगर बालक वर्ग की बात की जाए तो आपको तीनों को याद रखना है। एक बार बोलना है ऐसे, टोंक करौली जयपुर। और बालिका के अंदर चूरू टोंक जयपुर। और ये गेम कौन सी है? बॉल बैडमिंटन। बैडमिंटन से याद रखना, बाड़मेर के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है राजस्थान ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट टीओडी नीति को मंजूरी मिली है। मंजूरी अनुमोदन राज्य मंत्रिमंडल ने दिसंबर 2025 को शहरीकरण की चुनौतियों और यातायात प्रबंध हेतु टीओडी नीति को मंजूरी दी है। पहले तो यह रखना कि ये टीओडी किसके बारे में है? तो ये शहरीकरण की जो चुनौतियाँ आती है जो यातायात को संबंधित लेकर, उसके बारे में ये नीति बनाई गई है, उसको मंजूरी दी गई है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन पर्पज़ क्या है? सार्वजनिक परिवहन केंद्र जैसे कि मेट्रो रेलवे आदि, उसके समीप संगन जो कॉम्पैक्ट जोन बनता है, बहुत भीड़ हो जाती है वहाँ पर, मिश्रित उपयोग और उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों को विकास करना। तकनीक मानक क्या रहेंगे? यह नीति मेट्रो रेलवे और आरआरटी जैसे उत्तम सिस्टम पर उन सिस्टम पर लागू होगी जहाँ पीक आवर्स में एक दिशा में प्रति घंटा 5,000 या अधिक यात्री सफर करते हैं। ये ऐसे जोन होते हैं जैसे कि मेट्रो हो गया, रेलवे हो गया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो वहाँ पर उसको सिस्टम को सही बनाने के लिए, ताकि यातायात सही तरीके से चल सके, उसके लिए नीति को मंजूरी दी गई है। और नीति का नाम है ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट टीओडी।
टीओडी नोड बाय जोन, इन स्टेशनों को नोड कहा जाएगा। ये जो स्टेशन है इन्हें कहा जाएगा नोड, और इनके आसपास के जो 800 मीटर के दायरे को टीओडी जोन माना जाएगा। तो जो भी वो स्टेशन है उन्हें नोड कहा जाएगा, और उनके आसपास का 800 मीटर का जो दायरा है उसे टीओडी जोन माना जाएगा। इससे लाभ क्या होंगे? पर्यावरण को लेकर पैदल चलने और साइकिलिंग, गैर मोटर चालित परिवहन को प्रोत्साहन मिलेगा। सुविधा क्या मिलेगी? लंबी यात्राओं की आवश्यकता कम होने से प्रदूषण और ट्रैफिक जाम में गिरावट आएगी। विकास क्या रहेगा? बुनियादी ढांचे का विस्तार होगा और सार्वजनिक परिवहन का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित होगा। निष्कर्ष क्या है इस नीति का? यह नीति भविष्य में स्मार्ट और सतत सस्टेनेबल शहरों के निर्माण और कार्बन फुटप्रिंट कम करने में सहायक होगी। नेक्स्ट पॉइंट है नवाचार दिवस स्टार्टअप कॉन्क्लेव। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रम की श्रृंखला में नवाचार दिवस स्टार्टअप कॉन्क्लेव 12 दिसंबर 2025 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में आयोजित किया गया। कहाँ पे आयोजित किया गया? जयपुर के अंदर। नवाचार दिवस स्टार्टअप कॉन्क्लेव जयपुर। कॉन्क्लेव का मुख्य आकर्षण स्टार्टअप की प्रदर्शनी, जिसमें प्रदर्शन के उद्यमी अपने नवाचार युक्त उत्पाद व सेवाएं प्रदर्शित किए गए। कार्यक्रम के प्रमुख बिंदु स्टार्टअप फंडिंग। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मुख्य आतिथ्य में 333 चयनित स्टार्टअप को इस कार्यक्रम में 10.79 करोड़ की फंडिंग दी गई। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लोकार्पण, मुख्यमंत्री ने राजस्थान डिजी फेस्ट के टीजर एवं हैकाथन का लोकार्पण किया, जो हमारी पहला फैक्ट था। यहाँ पे फर्स्ट जो न्यूज आएगी ना हैकाथन वाला, उसका लोकार्पण भी किया। इस डिजी फेस्ट का आयोजन टाई ग्लोबल समिट के सहयोग से जनवरी 2026 में जयपुर में किया जाएगा। कोई ज़्यादा इसके अंदर खास नहीं थी। ये इंपॉर्टेंट है। सुनील शर्मा बने राज्य सूचना आयुक्त। एक होता है मुख्य सूचना आयुक्त, उसके नीचे आता है सूचना आयुक्त। तो राज्य के राज्यपाल हरिबाबू बागड़े ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सुनील शर्मा, ये याद रखना कि सूचना कौन देंगे, सूचना आयुक्त कौन है? सुनील शर्मा। उनको 8 दिसंबर 2025 को नियुक्त किया। नियुक्ति मिली है 8 दिसंबर को, और इन्होंने ज्वाइन किया है। इनको जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं, जो कि मोहन लाल लठ हैं, उन्होंने 10 दिसंबर को इन्हें पद की शपथ दिलाई है। 8 को इनको नियुक्ति मिलती है, 10 को इनको शपथ ग्रहण समारोह था। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? मोहन लाल लठ। और सूचना आयुक्त कौन बने हैं? उसके नीचे सुनील शर्मा। कार्यकाल, इनकी नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि से लेकर 65 वर्ष तक, जो भी पहले। तो जो सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है 3 साल से लेकर 65, आपको याद रखना है इसको, 3-65। सुनील शर्मा की नियुक्ति के साथ राजस्थान राज्य सूचना आयोग के में मुख्य सूचना सहित सूचना आयुक्तों की संख्या 5 हो गई है। एक मुख्य सूचना आयुक्त, उसके नीचे 4 सूचना आयुक्त। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? मोहन लाल लाठ हैं। अन्य 3 और कौन कौन से सूचना आयुक्त हैं? सुरेश चंद्र गुप्ता, महेंद्र कुमार पारिक, टीकाराम शर्मा। इन तीनों के नाम कैसे भी करके याद कर लो। सुरेश चंद्र गुप्ता, महेंद्र कुमार, और तीसरा टीकाराम शर्मा, और चौथे जो अभी नए बने हैं सुनील शर्मा। और सुनील शर्मा और मेन कौन आपके? मोहन लाल लाठर। नेक्स्ट पॉइंट है प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025 जयपुर में मनाया गया। जैसे 2024 के अंदर इसकी घोषणा हुई थी, 25 के अंदर पहली बार ये मनाया गया। 10 दिसंबर को मनाया जाता है प्रवासी राजस्थानी दिवस। ये JECC सभागार जयपुर के अंदर इसको मनाया गया। इसका प्रथम संस्करण था, क्योंकि पहली बार मनाया गया है। अब 2026 के अंदर जो आएगा दिसंबर में, वो दूसरा होगा। प्रदर्शनी प्रगति पथ का उद्घाटन किया गया। थीम इसका इंपॉर्टेंट है, बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान। बड़ी घोषणा क्या की गई? राजस्थान फाउंडेशन 14 नए चैप्टर, जिसमें से 9 विदेश के हैं और 5 देशों के, स्थापित करने की घोषणा की गई। विदेश के चैप्टर जो कि 9 हैं, वो कौन कौन से हैं? याद नहीं रखने, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका, बहरीन, कुवैत, ओमान, मलेशिया, थाईलैंड, हांगकांग, न्यूजीलैंड और कनाडा। और राज्य जो 9 जुड़े हैं, 9 कौन कौन से हैं? सॉरी 5 हैं। ये राजस्थान से जो लगे हुए हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, एक कर लो अपने साउथ में केरल, एक आपके पूर्व में सिक्किम। तो 3 तो साथ में लगे हुए हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। एक नीचे साउथ में चले जाओ केरला में, एक बिल्कुल पूर्व में चले जाओ सिक्किम के अंदर। ये टोटल 5 राज्य याद जरूर कर लेना। राइजिंग राजस्थान वर्ष 2026 में पुण्य ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन का निर्णय, ये पिछली बार भी मनाई गई थी, अब की बार दोबारा से इसको रखने का निर्णय लिया गया है। लॉन्च की गई नीतियां व पोर्टल इंपॉर्टेंट है। पोर्टल नीति की बात की जाए तो अनिवासी, यानी कि राजस्थान का जो निवासी नहीं है, अनिवासी राजस्थानी NRR, नॉन रेजिडेंशियल ऑफ राजस्थान नीति 2025 को
और राजस्थान पर्यटन नीति 2025 जारी, यानी कि 2 नीतियाँ जारी की हैं। पहली है अनिवासी राजस्थान नीति 2025 और दूसरी है राजस्थान पर्यटन नीति 2025। एक पोर्टल लॉन्च किया गया, तो 2 तो नीतियाँ हो गई, एक पोर्टल है। पोर्टल का नाम क्या है? राजस्थान डेवलपमेंट स्पोर्ट्स पोर्टल, RDSP। सिटी गैस वितरण पोर्टल, दूसरा पोर्टल ये है, सिटी गैस वितरण पोर्टल। और उसके बाद में है माइनिंग डैशबोर्ड का शुभारंभ। तो ये 3 पोर्टल लॉन्च किए गए हैं, 2 नीतियाँ जारी की गई हैं। निवेश एवं MOU, 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की गई। वेदांता ग्रुप, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अनिल अग्रवाल ने राजस्थान में देश की सबसे बड़ी फर्टिलाइजर फैक्ट्री लगाने और 1 लाख करोड़ के निवेश को दुगना करने की घोषणा की है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान में देश की सबसे बड़ी फर्टिलाइजर कंपनी फैक्ट्री लगाने की घोषणा किसने की है? तो वेदांता ग्रुप के अनिल अग्रवाल ने। प्रवासी राजस्थानी सम्मान दिए गए हैं 9 बंदों को, 9 व्यक्तियों को। राजस्थान, तो इतना ही रखना कि कितनों को दिए गए? 9 को दिए गए हैं। नाम इनके आपको याद नहीं होंगे, इनको छोड़ दो। अन्य एक और चीज़ की गई है, कमिटमेंट इन एक्शन। कॉफ़ी टेबल बुक का विमोचन किया गया। कॉफ़ी टेबल बुक का विमोचन किया गया। बुक का नाम है कमिटमेंट इन एक्शन। समारोह में 26 चैप्टरों के पदाधिकारी सहित 8700 से अधिक लोगों ने पंजीकरण करवाया। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बुक का नाम याद रखना, कमिटमेंट इन एक्शन। 26 राजस्थान चैप्टर के पदाधिकारी शामिल। कार्यक्रम में सभी 26 चैप्टर, जिसमें से 12 अंतर्राष्ट्रीय चैप्टर और 14 घरेलू हैं। ये याद रख लेना, कितने चैप्टर हैं? 26 हैं। 12 अंतर्राष्ट्रीय और 14 घरेलू, टोटल हो गए 26। अब ये आपको याद नहीं रखने। वुडन हैंडीक्राफ्ट कॉमन फैसिलिटी सेंटर कहाँ बनेगा? जोधपुर के अंदर। वुडन हैंडीक्राफ्ट कॉमन फैसिलिटी सेंटर जोधपुर जिले में 1800 लाख की लागत से निर्मित किया गया है। वुडन हैंडीक्राफ्ट कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर। इंपॉर्टेंट उद्देश्य क्या रहेगा? इस अत्याधुनिक केंद्र राजस्थान के प्रसिद्ध वुडन हैंडीक्राफ्ट उद्योग, विशेषकर फर्नीचर निर्माण क्षेत्र को आधुनिक तकनीक, उच्च उत्पादन क्षमता, वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया। आप तो ये रखो कि ये कहाँ पे है? वुडन हैंडीक्राफ्ट जोधपुर के अंदर। विकास, इस परियोजना को भारत सरकार और राजस्थान सरकार के संयुक्त प्रयास से विकसित किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट और राजस्थान की गवर्नमेंट मिलकर इसको विकसित किया है। विशेषता क्या है? इस फैसिलिटी सेंटर में वे सभी आधुनिक मशीनरी स्थापित की गई है जिन्हें सामान्यतः छोटे उद्यमी खरीदने में सक्षम नहीं होते। लाभ इसका क्या मिलेगा? इससे ऐसे कारीगरों और उद्यमों को अत्याधुनिक संसाधनों का लाभ मिलेगा जिनके पास भारी निवेश की क्षमता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, राजस्थान पुलिस अकादमी, RPA, राजस्थान पुलिस अकादमी देश का सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान बन गया है। सर्वश्रेष्ठ, याद रखना, सर्वश्रेष्ठ। उपलब्धि क्या रही? उपलब्धि क्या रही? केंद्र सरकार के क्षमता विकास आयोग ने राजस्थान पुलिस अकादमी RPA को उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा प्रदान किया। गौरव, RPA का प्रतिष्ठित दर्जा पाने वाली देश की पहली राज्य पुलिस अकादमी बनी। अब देश के शीर्ष 5 सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थानों में शामिल है। मूल्यांकन, आयोग द्वारा 9 से 10 दिसंबर 2025 को 8 स्तंभों का, कितने स्तंभ थे? 8 स्तंभ थे, और 43 कठिन मानक के आधार पर अकादमी का प्रशिक्षण किया गया। 8 स्तंभ और 43 मानक। इतिहास, इससे पहले क्या कुछ हो चुका है? उल्लेखनीय है कि RPA राजस्थान पुलिस अकादमी को पूर्व में 3 बार देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी घोषित किया जा चुका है। पहले सर्वश्रेष्ठ बनी थी और अब बनी है सर्वश्रेष्ठ, उत्कृष्ट, सॉरी, अब बनी है उत्कृष्ट संस्थान। पहले सर्वश्रेष्ठ थी, अब उत्कृष्ट संस्थान है। नोनेरा बृहद और परवन अकावध पेयजल परियोजना को मिली मंजूरी। राज्य सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2 प्रमुख पेयजल परियोजनाएं को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके कार्य आदेश वर्क ऑर्डर दिसंबर 25 में जारी किए गए हैं। 2 परियोजनाएं हैं राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाएं। एक तो है नोनेरा बृहद पेयजल परियोजना और दूसरी है परवन अकावधन पेयजल परियोजना। पेयजल व्यय कितना रहेगा? 5184 करोड़। इंपॉर्टेंट नहीं है। नोनेरा, बस ये 2 योजनाओं के नाम याद रखना, एक तो है नोनेरा बृहद पेयजल परियोजना, दूसरी है परवन अकावधन पेयजल परियोजना। अब इंपॉर्टेंट यहाँ से याद रखो कि जो नोनेरा बृहद पेयजल परियोजना है, इससे लाभ किसको मिलेगा? कोटा और बूंदी जिले के, जिलों के नाम याद रख लो, कस्बों की इसकी याद रखने की जरूरत नहीं है। नोनेरा का लाभ मिलेगा कोटा और बूंदी को, और जो परवन अकावधन पेयजल परियोजना है, इसका लाभ मिलेगा 12 को, कोटा के संगोद विधानसभा क्षेत्र को,
और झालावाड़ को, यानी कि नुनेरा का फ़ायदा मिलेगा कोटा बूंदी को, और परवन अकावदन पेयजल इसका फ़ायदा मिलेगा बारां और कोटा के सांगोद क्षेत्र और झालावाड़ को। इन जिलों के लगभग 1.52 लाख परिवारों को शुद्ध पेयजल पहुंचेगा। लक्ष्य, दोनों परियोजनाओं को अगस्त 2027 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। 2 परियोजनाएं पूर्ण करने का लक्ष्य अगस्त 2027। अगला पॉइंट है गंग नहर सुशासन के 100 वर्ष समारोह, कि गंग नहर को बने हुए 100 साल हो चुके हैं, उसके उपलक्ष्य में समारोह मनाया गया। इसका उद्घाटन किया अर्जुन लाल मेघवाल ने, मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने। अवधि, अब ये 5 दिसंबर 2025 को शुरू हुआ था। ये जो उत्सव है ये चलेगा 5 दिसंबर 2025 से लेकर 26 अक्टूबर 2027 तक चलेगा, क्योंकि इसी टाइम के दौरान ये नहर बनी थी। 5 दिसंबर 2025 को फिरोजपुर पंजाब, जो कि पंजाब के अंदर पड़ता है, क्योंकि 5 दिसंबर 2025 को 1925 में महाराजा गंगा सिंह ने यहाँ पे शिलान्यास किया था। राजस्थान में इसका आगाज श्री गंगानगर के साधुवाली से हुआ। साधुवाली की गाजर भी प्रसिद्ध है। समापन, अब ये जो समारोह ये समापन होएगा 26 अक्टूबर 2027 को शिवपुरी हैड श्री गंगानगर पर होगा। प्रबंधन, इसका प्रबंधन कर रहे हैं आयोजन हेतु जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति गठन की गई है। बड़ी घोषणा क्या की गई है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गंगा नहर के पुनर्द्वार हेतु 1717 करोड़ के विकास कार्य की सौगात दी है। नेक्स्ट पॉइंट और इम्पोर्टेंट है, अजय रस्तोगी आरसीए लोकपाल नियुक्त। राजस्थान के लोकपाल नियुक्त किए गए हैं अजय रस्तोगी जी। जोधपुर हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अजय रस्तोगी को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का 1 वर्ष के लिए, कितने साल के लिए, 1 वर्ष के लिए लोकपाल नियुक्त किया गया है। उच्च न्यायालय ने श्री गंगानगर जिला क्रिकेट संघ बनाम आरसीए की याचिका पर यह निर्णय 3 दिसंबर 2025 को सुनाया। पृष्ठभूमि इसकी क्या थी, कुछ समय पहले आरसीए की अलग अलग साधारण सभा की बैठक में रिटायर्ड जस्टिस दीपक वर्मा और अजय रस्तोगी दोनों के नाम लोकपाल पद के लिए प्रस्तावित किए गए थे। जिला संघों की ओर से ये मांग थी कि दीपक वर्मा को लोकपाल नियुक्त किया जाए, किंतु आरसीए में चल रहे विवाद और मतभेदों के कारण नियुक्ति प्रक्रिया अटक गई थी। इसके बाद श्री गंगानगर जिला क्रिकेट संघ ने मामला उच्च न्यायालय में उठाया था। और अब कौन बन गए हैं, अजय रस्तोगी आरसीए लोकपाल नियुक्त, यानी कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के लोकपाल कौन है, अजय रस्तोगी। बी एम शर्मा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई के सदस्य नियुक्त। भारत सरकार के भारतीय प्रेस परिषद का पुनर्गठन करते हुए राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार बी एम शर्मा को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई का सदस्य, इनका कार्यकाल रहेगा 3 वर्ष के लिए, कार्यकाल है उसके लिए मनोनीत किया गया है बी एम शर्मा। भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार बी एम शर्मा को छोटे समाचार पत्रों के प्रतिनिधि के रूप में भारतीय प्रेस परिषद पीसीआई का सदस्य मनोनीत किया गया है। यह तीसरी बार है जब बी एम शर्मा प्रेस परिषद के सदस्य मनोनीत किए गए हैं। इससे पहले 1992 से 1995 3 साल, फिर 1995 से 1998 2 बार, और अब 2024 में इनको नियुक्त किया गया है 3 साल के लिए। ऑल वुमेन दीक्षांत परेड संपन्न हुई है, जिसके अंदर 1317 महिला प्रशिक्षुओं ने पूरा किया प्रशिक्षण, प्रोविजन पीरियड होता है ना, वो पूरा किया है। महिला कांस्टेबल के 98 और 99 बैच का दीक्षांत परेड समारोह राजस्थान पुलिस अकादमी आरपीए ने 8 दिसंबर 2025 को आयोजित किया। प्रशिक्षु, इस दीक्षांत परेड में प्रशिक्षण पूर्ण कर चुकी, कोई भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो 2 साल का प्रोविजन पीरियड होता है ना, तो महिला कांस्टेबल के 317 महिला कांस्टेबल ने वो कार्यकाल पूरा किया है, उसके लिए यहाँ पे उनके समारोह रखा गया, जिसका नाम क्या था, प्रशिक्षु परेड समारोह। जिसके बाद उन्होंने पहले परेड में शपथ ली। इसके बाद आधिकारिक तौर पर पुलिस बल में शामिल हो गई। इसमें राजस्थान पुलिस की 241 और दूर संचार विभाग के 76 महिला कांस्टेबल शामिल हैं। मुख्य अतिथि कौन रहे, राजीव कुमार शर्मा, फैक्ट याद रखना, जो कि महानिदेशक है पुलिस राजस्थान के। सम्मान और पुरस्कार, इस ऑल वुमेन दीक्षांत परेड के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रशिक्षु महिला कांस्टेबलों और उनके प्रशिक्षकों को सम्मानित किया गया। ट्रेनिंग देने वाले और ट्रेनिंग कोच जो थे उनको कुछ पुरस्कार सम्मान दिए गए। महिला कांस्टेबल कोमल चौधरी ने 3 अलग अलग श्रेणियों में पुरस्कार जीतकर रिकॉर्ड बनाया। ये नाम याद रखना, कोमल चौधरी, बाकी सिर्फ पढ़ेंगे, उनको नाम याद ना रहे तो भी कोई बात नहीं। बैच संख्या 98 की पुरस्कृत सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षु कांस्टेबल कौन कौन से हैं, कोमल कोठारी पीटीसी जयपुर, सिर्फ नाम पढ़ देते हैं, कोमल चौधरी, खुशी कुमारी, रोमिका शर्मा। और 99 बैच के अंदर ममता जांगू, किरण सेन, संजना चेतीवाल, लक्ष्मी यादव और कनिष्ठिका खटीक। पुरस्कृत उत्कृष्ट प्रशिक्षक, यानी कि जो उनके ट्रेनर थे, कोच थे, उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं।
पुलिस निरीक्षक निरीक्षक श्रीमती रंजनी मीणा बैच 98 के इंडोर में और 98 के आउटडोर के अंदर हेड कांस्टेबल श्री गोविंद सिंह, 99 के पुलिस निरीक्षक मीणा वर्मा इंडोर के अंदर और आउटडोर के अंदर हेड कांस्टेबल प्रहलाद कुमार। एक इंडोर का है, एक आउटडोर का है। 98 के 2 है, 99 के 2 है, जो कि इनके कोच हैं। एक फीमेल है इंडोर के लिए, आउटडोर के लिए कोई ना कोई मेल है। नेक्स्ट पॉइंट है 52वीं राजस्थान स्टेट जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप। आयोजन इसका मौलासर डिडवाना में किया गया। आयोजक इसके राजस्थान वॉलीबॉल एसोसिएशन वीएफआई, राजस्थान स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन। बालिका वर्ग के अंदर विजेता जयपुर गर्ल्स एकेडमी, जिसने भीलवाड़ा को हराया। तीसरे स्थान पर हनुमानगढ़। तो 3 याद रखने हैं, जयपुर, फिर भीलवाड़ा और फिर हनुमानगढ़। और नंबर 4 पे झुंझुनू याद रखना। जयपुर, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, झुंझुनू। बात की है बालक वर्ग की, तो इसमें चूरू नंबर फर्स्ट पे रहा, नंबर 2 पे बीकानेर। चूरू, बीकानेर। नंबर 3 पे जयपुर और नंबर 4 पे झुंझुनू। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बनी चैंपियन। ये आपको पिछले मंथ के अंदर मैंने इसको पढ़ा था कि 7 शहरों के अंदर गेम्स करवाए गए थे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के अंदर सातों के सातों संभाग थे, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर। इसके अंदर टॉप यूनिवर्सिटी रही है, वो रही है चंडीगढ़। इन सभी को आप छोड़ सकते हो, सीधा यहाँ पे देख लो, ये स्कोर कार्ड है इनका। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी टोटल 67 है, स्वर्ण, रजत और कांस्य। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 42, 14, 11। नंबर 2 पे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ये भी पंजाब की है, 32, 24, 22, कुल इनके 78 थे। नंबर 3 ये भी पंजाब की है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, 32, 22, 18, टोटल 72। जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटक नंबर 4 पे रही है। नंबर 5 पे गुरु काशी यूनिवर्सिटी, ये भी पंजाब की है। नंबर 6 पे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। नंबर 7 पे केआईटी। नंबर 8 पे सावित्रीबाई फुले। नंबर 9 पे शिवाजी यूनिवर्सिटी और नंबर 10 पे महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। यानी कि 10 के अंदर कहीं पर भी राजस्थान की यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है। ये दिखाता है कि राजस्थान के अंदर यूनिवर्सिटीज़ का हाल क्या है गेम्स को लेकर। खास तौर से आप लोगों को पता ही है क्या हालात है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। अब इसके अंदर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान की यूनिवर्सिटी महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, जो कि 5 पदक जीतकर, जिसमें 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य, 25वें स्थान पे रही है। 25वां स्थान वही महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी का। 5 पदक है, 2, 2, 1 याद रखना। ये 2, इनमें से साइकिलिंग में 1 स्वर्ण पदक आया है, 1 रजत पदक आया है। जुडो में 1 कांस्य पदक, भारोत्तोलन में 1 स्वर्ण पदक और बॉक्सिंग के अंदर 1 रजत पदक मिला है। उसके बाद में राजस्थान की यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो के.एन. मोदी यूनिवर्सिटी, जो कि 3 पदक जीतकर 2, 1, 2 स्वर्ण, 1 रजत, ये 30वें स्थान पर रही है। तो राजस्थान की 2 ही यूनिवर्सिटी का नाम आया है, एक 25 नंबर पे, एक 30 पे। एक के पास 5 पदक है, एक के पास 3 है। इसमें रेसलिंग में 2 स्वर्ण जीते हैं और 1 रजत हासिल किया है। और फिर उसके बाद में मणिपाल यूनिवर्सिटी राजस्थान की है, ये 3 पदक जीतकर 35वें स्थान पे रही है। एक 25 पे, एक 30 पे, एक 35 पे, 5, 3, 3। इसका जो पदक थे वो 1 स्वर्ण, 2 रजत थे। नंबर 4 एक यूनिवर्सिटी और है नंबर 4 पे, यानी कि राजस्थान की बात की जाए तो जेजेटी यूनिवर्सिटी झुंझुनू, जो कि 4 पदक जीतकर 1 स्वर्ण, 1 रजत, 2 कांस्य, ये 41वें नंबर पर रही है। तो राजस्थान की 4 यूनिवर्सिटी का नाम इसके अंदर दिया हुआ है। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, फिर उसके बाद में मोदी यूनिवर्सिटी, फिर मणिपाल यूनिवर्सिटी, फिर झुंझुनू वाली यूनिवर्सिटी। 25, 30, 35 और 41। राजस्थान बना SIR 2026 में 100% डिजिटल डिजिटाइजेशन करने वाला पहला राज्य है। ये जो भी पीछे प्रशिक्षण चल रहा था ना SIR वाला, वोटों वाला, इलेक्शंस वाला, उसके अंदर नंबर 1 पे कौन है? राजस्थान। इसके साथ राजस्थान ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। 100% डिजिटाइजेशन किया इन्होंने। राजस्थान ने लगातार दूसरी बार जीता लैक्रोज फेडरेशन कप। द्वितीय फेडरेशन कप लैक्रोज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया कटरा के अंदर, जम्मू के अंदर। कटरा जम्मू के अंदर पड़ता है, वहाँ पर किया गया। प्रतियोगिता में भारत के 16 राज्यों की टीमों ने भाग लिया, जिसमें राजस्थान की टीम भी थी। कटरा जम्मू में संपन्न हुई इस दूसरी लैक्रोज फेडरेशन कप में लगातार राजस्थान ने दूसरे वर्ष महिला और पुरुष दोनों वर्गों में खिताब जीता। पुरुष वर्ग की बात की जाए तो राजस्थान ने पुरुष वर्ग के फाइनल में गुजरात को पराजित किया। पुरुष, ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि ये सेमीफाइनल में कैसे आई थी। इन्होंने गुजरात में सेमीफाइनल में गुजरात को, पुरुष टीम में फाइनल में गुजरात को 7-2 से, सेमीफाइनल में आंध्र प्रदेश को, क्वार्टर फाइनल में छत्तीसगढ़ को हराया था। महिला वर्ग की बात की है तो महिला वर्ग फाइनल में हरियाणा को पराजित करके आई है। इंपॉर्टेंट याद रखना कि राजस्थान की टीम ने गुजरात को हराया, और महिलाओं की बात की जाए तो राजस्थान की टीम ने हरियाणा को हराया। कप्तान कौन थे? राजस्थान की पुरुष टीम के कप्तान थे मोहनलाल गमेती, और महिला वर्ग की बात की जाए तो सुनीता मीणा। पुरुषों के अंदर मोहनलाल गमेती और महिलाओं के अंदर सुनीता मीणा। और राजस्थान के कोच कौन थे? नीरज
बनना। उल्लेखनीय है कि दोनों ही टीमों ने लगभग 90% खिलाड़ी आदिवासी हैं तथा टीमों में आदिवासी गमेती समुदाय का वर्चस्व है, जिसमें ज़्यादा उदयपुर संभाग के आदिवासी हैं। ओलंपिक खेल लैक्रोज को पिछले 3 साल की 22 राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में से राजस्थान ने 19 मेडल जीते हैं, जिसमें 15 स्वर्ण है। यानी कि 22 प्रतियोगिताएं हो चुकी है, जिनमें से 19 मेडल राजस्थान जीत चुका है और 19 में से 15 स्वर्ण है, गोल्ड मेडल है। नेक्स्ट पॉइंट है राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025 जारी। राज्य को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मांकन का पसंदीदा गंतव्य बनाने हेतु प्रस्तावित राज्य फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025 मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने झुंझुनू के मंडावा में 24 दिसंबर 2025 को जारी की। फिल्म पर्यटन नीति कहाँ से जारी की गई? झुंझुनू जिले के मंडावा गांव से। नीति के प्रमुख प्रावधान क्या किए गए हैं? कोई भी नीति है तो उसमें कुछ प्रावधान किए जाते हैं। राजस्थान में फीचर फिल्म, याद रखना फीचर फिल्म, वेब सीरीज, टीवी सीरियल और डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग पर किए गए व्यय का अधिकतम 30% तक सब्सिडी देने का प्रावधान है। यानी कि 30% सब्सिडी मिलेगी। अधिकतम सब्सिडी सीमा फीचर फिल्म के लिए अब जो सब्सिडी दी जाएगी वैसे तो 30% है, बट पैसे की बात की जाए फीचर फिल्म के लिए 3 करोड़, वेब सीरीज के लिए 2 करोड़, टीवी सीरियल के लिए 1.5 करोड़ और डॉक्यूमेंट्री के लिए 2 करोड़ देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सब्सिडी प्राप्त करने के लिए राज्य में न्यूनतम व्यय फीचर फिल्म हेतु कुछ खर्चा भी होना चाहिए कम से कम, यानी कि फीचर फिल्म के लिए 2 करोड़, जबकि वेब सीरीज, टीवी सीरियल और राजस्थानी भाषा की फिल्मों हेतु 1 करोड़ का अनिवार्य होगा। इतना खर्च जो फिल्म करेगी तो उसी को ये सब्सिडी मिलेगी। वेब सीरीज पर रखना 2 करोड़ रुपये और बाकियों के लिए 1 करोड़ रुपये। राज्य सरकार व केंद्र सरकार के नियंत्रण वाले शूटिंग स्थान की अनुमति शुल्क या फीस अधिकतम 5 दिन के लिए 100% प्रतिपूर्ति दी जाएगी। यानी 5 दिन के लिए काम करना है तो उनको 100% उनका भुगतान कौन करेगा? राज्य सरकार व केंद्र सरकार। राज्य सरकार व केंद्र सरकार के नियंत्रण वाले स्थानों पर। राजस्थान में फिल्माई गई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, अब राजस्थान में जो फिल्म की शूटिंग हुई है और अगर वो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राइज जीतती है तो उसे अधिकतम 1 करोड़, और भारत सरकार के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतती है तो अधिकतम 50 लाख प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इंटरनेशनल अगर वो फिल्म अवार्ड जीतेगी तो 1 करोड़ मिलेगा और राष्ट्रीय पुरस्कार जीतेगी तो 50 लाख रुपए मिलेंगे। छात्र सहायता फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के अंदर, सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकाता के अंदर, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली के अंदर जो पढ़ने वाले राजस्थान के 10 राजस्थानी छात्रों को प्रतिवर्ष 50,000 ट्यूशन फीस और 5,000 मासिक स्टाइपेंड दिया जाएगा। यानी कि इन स्कूलों के अंदर पढ़ने वाले राजस्थान के 10 स्टूडेंट्स को स्क्रीनिंग अनिवार्य है। फिल्म रिलीजिंग हेतु न्यूनतम स्क्रीनिंग संख्या निर्धारित की गई है। हिंदी के लिए 200, राजस्थानी के लिए 25 और अन्य भाषाओं के लिए 100। हिंदी 200, राजस्थानी 25 और अन्य के लिए 100। नेक्स्ट पॉइंट है राजस्थान सेक्टरल ग्रुप ऑफ फैक्ट्रीज का गठन। सेक्टरल ग्रुप ऑफ फैक्ट्रीज का गठन किया गया। केंद्र सरकार के सफल मॉडल की तर्ज पर, केंद्र सरकार का मॉडल है विकसित राजस्थान। केंद्र सरकार के मॉडल की तर्ज पर क्या बनाया गया? विकसित राजस्थान एट 2047 के लक्ष्य को समृद्ध तरीके से हासिल करने का सुशासन को बढ़ावा देना गठन किया गया। मुख्य सचिव अब राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? वी श्रीनिवास के निर्देश पर प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग ने 22 दिसंबर 2025 को 7 सेक्टरल समूह के गठन का आदेश जारी किया। कितने समूह है? 7। कार्य क्या रहेगा? ये समूह अपनी आवंटित श्रेणियों के लिए रणनीति, कार्य योजना और केपीआई मुख्य निष्पादन संकेतक तैयार करेंगे। ये सातों के सातों कौन कौन से, इनको याद रखो। ग्रुप समूह 1 के अंदर आएंगे ग्रामीण विकास और कृषि, इसको ट्रिक से याद करते हैं। ग्रुप 1 के अंदर क्या है? कोई गांव का विकास करना है, गांव के अंदर कृषि होती है। नंबर 2 पे आएगा अवसंरचना, उद्योग और वाणिज्य, यानी कि गांव है, गांव के अंदर कृषि होती है, फिर वहाँ उसके आधार पे आपको वाणिज्य करना है, उद्योग लगाना है। नंबर 3 पे उनके लिए संसाधन चाहिए और नंबर 4 पे संसाधन चाहिए ताकि आप समाज का कल्याण कर सको। नंबर 5 पे समाज का कल्याण करने के लिए आपको पैसा चाहिए, यानी कि वित्त चाहिए। फिर पैसा होगा तो आपको शासन करना है, शासन और प्रौद्योगिकी करनी है, फिर उसकी सुरक्षा करनी है। तो ग्रामीण उद्योग, संसाधन, कल्याण, वित्त, शासन और सुरक्षा, ये 7 समूह के नाम याद करने की कोशिश करना आप। अखिल भारतीय अनुराग साहित्य अलंकरण समारोह, 31 साहित्यकारों को सम्मानित किया गया। अखिल भारतीय अनुराग साहित्य अलंकरण समारोह अनुराग 31 का आयोजन लाल सोंठ दौसा के अशोक शर्मा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 20 दिसंबर 2025 को आयोजित किया गया। उत्तक साहित्य अलंकरण समारोह अनुराग सेवा संस्थान ने 31 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मनाया गया। इसमें किस किस को क्या क्या पुरस्कार मिले वो इंपॉर्टेंट है, देख लो उसके लिए।
अनुराग साहित्य सम्मान 2025 सर्वोच्च ये दिया गया पद्मश्री डॉक्टर रविंद्र कुमार को, जो कि मेरठ के हैं। कीर्ति शेष राधेश्याम शास्त्री नीलम निमला संस्कृत स्मृति अनुराग साहित्य ये मिला डॉक्टर रामनारायण शर्मा को। इसको ऐसे याद रखो कि रामनारायण शर्मा राधेश्याम। डॉक्टर रामनारायण शर्मा कौन है? ये श्री गंगानगर जिला के पुस्तकालय अध्यक्ष हैं। इनकी कृति है, इनकी बुक है रामचरितमानस में पर्यावरण के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया। शकुंतला देवी रावत स्मृति अनुराग साहित्य सम्मान रवि पुरोहित को मिला, जो कि बीकानेर के हैं। इनकी काव्य कृति है आग अभिशेष है। इसको भी याद रखो कि जैसे बीकानेर के अंदर अग्नि नृत्य किया जाता है ना, बीकानेर में अग्नि नृत्य किया जाता है, तो आग अभिशेष है। अब कौन कर रहे हैं? रवि। रवि कौन होते हैं? सूर्य। आपको थोड़ा लिंक बैठ जाएगा इसमें। स्वर्ग कैलाश चंद्र तिवारी स्मृति सम्मान ये मिला डॉक्टर राम कुमार घोटड़ को। तिवाड़ी और घोट याद रखना, तिवाड़ी और घोट, जो कि सादुलपुर चूरू के हैं। स्वर्ग चिरंजी लाल तिवाड़ी डॉक्टर प्रबोध कुमार गोविल। अब चिरंजी और गोविल याद रखना, यानी कि गोविल ट्रिक बना लेना कोई भी। स्वर्ग शिव नारायण रावत सम्मान श्याम प्रकाश देबूरा को। स्वर्ग राम साई मीणा सम्मान विष्णु शर्मा हरिहर कोटा को। स्वर्ग गिरवर सिंह बड़वा सम्मान ये मिला रामनारायण हल्दर को। अटल राम चतुर्वेदी मथुरा को उनकी स्मृति अटल ब्रजभाषा सजल संग्रहण, यह प्रथम ब्रजभाषा सजल संग्रहण माना जाता है। ये खास तौर से नोट करना। अटल राम चतुर्वेदी जो कि मथुरा के हैं, इनकी कृति थी अटल ब्रजभाषा सजल संग्रह। इसी दौरान विमोचन किया गया। समारोह में संस्थापक के संयोजक एवं वरिष्ठ साहित्यकार सियाराम शर्मा, जिनका नाम राम के नाम से जानते हैं, सियाराम शर्मा के नवीन कुंडलियां संग्रह, ये कुंडलियों का संग्रह है कली चटकी उपवन की, इसका विमोचन किया गया। राजस्थान पर्यटन शानदार वृद्धि और राष्ट्र या पहचान। विकास दर 2024 देसी पर्यटन जो राजस्थान में आते हैं उनके अंदर 28.50% वृद्धि हुई है, और विदेशी जो घूमने के लिए यहाँ पे आते हैं उसके अंदर 21.92% की वृद्धि हुई है। अगस्त 2025 तक के आंकड़े, राजस्थान में लगभग 15 करोड़ तो देसी लोग घूमने के लिए आए हैं और 12 लाख आए हैं विदेशी। 15 लाख इंडिया में से घूमने के लिए जो लोग आते हैं राजस्थान में, और 12 लाख जो कि इंडिया के बाहर से आते हैं, अदर कंट्रीज़ के। पिछले वर्ष की तुलना में कुल 11.71% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये जो आपके पर्यटन विभाग वाला पर्यटन जहाँ पे आप पढ़ते हो टॉपिक जीके के अंदर, वहाँ पे ऐड ऑन कर लेना। पूछा जा सकता है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 11.71 की। अलग अलग पूछा जाए तो देसी पर्यटकों के अंदर 28.50 और विदेशियों की बात की जाए तो 21.92 और ओवरऑल 11.71 की वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय रैंकिंग देशी और विदेशी पर्यटक यात्राओं के मामले में राजस्थान ने देश में 5वीं रैंक हासिल की है। राजस्थान की 5वीं, राजस्थान इंडिया के अंदर। विशेष है यह जानकारी 20 दिसंबर 2025 को राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में साझा की गई। अगला पॉइंट है सरस राजसखी राष्ट्रीय मेला 2025। ये 18 दिसंबर को मनाया गया जयपुर के अंदर। एक शिल्पग्राम हमने उदयपुर के अंदर पढ़ा था, हवाला गांव के अंदर, एक यहाँ पर है शिल्पग्राम जो कि जवाहर कला केंद्र में जयपुर में यहाँ पे मनाया गया। आयोजक, इसके आयोजक कौन है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, और उसके कौन से थे? ग्रामीण पर्यटन विभाग, राजस्थान पर्यटन विभाग था वहाँ पे। यहाँ पे राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद है, राजविका। इसकी थीम क्या है? भारत एक सूत्रधार, देश की बुनाई और टेक्सटाइल परंपराओं पर केंद्रित। भारत एक सूत्रधार। मुख्य आकर्षण क्या रहा? राजस्थान सहित 24 राज्यों की लगभग 300 स्टॉल यहाँ पे लगाई गई। राजस्थान के साथ में 24 और स्टेट्स की 300 स्टॉल यहाँ पे लगाई गई। स्वयं सहायता समूह SHGS सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं द्वारा निर्मित हस्तशिल्प, जैविक उत्पाद, हैंडलूम का प्रदर्शन किया गया। विशेष स्टॉल कौन सी रही? ड्रेस ट्रैप क्लिक स्टाइल स्टूडियो विशेष स्टॉल यहाँ पे रही। उद्देश्य क्या था? महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और ग्रामीण शिल्पकारों को राष्ट्रीय मंच प्रदान करना। अगला पॉइंट है नसीराबाद छावनी प्रसिद्ध रक्षा मंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित। नसीराबाद छावनी प्रसिद्ध को डिजिटल सेवाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए रक्षा मंत्री उत्कृष्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार नई दिल्ली में मिला। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये रखना कि ये पहली छावनी है जिसे इस प्रकार का पुरस्कार मिला है। भारतीय टीम ने जीता 7वां रोल बॉल विश्व कप। विजेता टीम में राजस्थान के 2 खिलाड़ी, यानी कि इंडिया की टीम ने विश्व के अंदर 7वां रोल बॉल विश्व कप जीता है, जिसमें से 2 खिलाड़ी राजस्थान के हैं। दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सीधा वहीं पे चलते हैं। ये हैं 2, एक तो महिपाल महला जो कि सीकर के हैं, और आदित्य प्रताप सिंह रणावत, ये 2 हैं।
महिपाल महिला सीकर के और आदित्य प्रताप सिंह राणावत बड़ी सागथली अरनोद उपखंड प्रतापगढ़ के हैं। इन्होंने भारतीय पुरुष टीम का प्रतिनिधित्व किया और स्वर्ण पदक जीता। फाइनल मुकाबले में भारत ने केन्या को 11-10 से हराया। तो भारत जीता, भारत ने हराया किसको? केन्या ने, केन्या को हराया है। प्रीतिकर तारावत अजमेर, इन्होंने भारतीय महिला टीम की ओर से खेलते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया। तो महिलाओं की बात की जाए तो प्रीतिका तारावत जो कि अजमेर की हैं। प्रशिक्षण नेतृत्व, राजस्थान के नवीराज सिंह शेखावत सीकर ने भारतीय टीम के सहायक कोच के रूप में, अगर इनके कोच की बात की तो कोच कौन है? नवीराज सिंह शेखावत। तो ये 4 नाम आपको याद रखने हैं। महिपाल महिला, आदित्य प्रताप सिंह राणावत, प्रीतिका तारावत, नवीराज सिंह शेखावत और एक 5वां नाम नोट कर लेना। भारतीय टीम के तकनीकी अधिकारी कौन थे? जयपुर के विक्रम सिंह। अगला पॉइंट है छठा, ब्रिटिश पोलो डे मैच। ये जयपुर के अंदर मनाया गया, 16 दिसंबर को ये मनाया गया। 2019 के बाद में पहली बार मनाया गया है। इसमें 2 मुकाबले आयोजित किए गए। इसमें पहला मैच टीम बीपीडी ब्रिटिश पोलो डे और दूसरा जयपुर के बीच में खेला गया। 2 टीमें ब्रिटिश पोलो डे और जयपुर। टीम जयपुर 6-4 के स्कोर से विजेता रही। दूसरी बार टीम बीपीडी 11 बीपीडी सेकंड और जयपुर सेकंड के बीच खेला गया। दूसरा मुकाबला 4-4 से बराबरी का रहा। तो 2 ही टीमें, एक तो बीपीडी, दूसरी जयपुर वाली। फिर उनकी बीपीडी सेकंड और जयपुर सेकंड है। पहली बार तो विजेता कौन रही? जयपुर रही। जयपुर विजेता रही। और दूसरे नंबर पे कौन सी रही? ब्रिटिश पोलो। दूसरी बार मैच के अंदर दोनों का मुकाबला बराबरी का रहा। एसएमएस अस्पताल एवं रोटरी क्लब बीएलएस प्रशिक्षण में विश्व रिकॉर्ड मिला है इसको। एक ही दिन में 1908 लोगों को बेसिक लाइफ टाइम स्पोर्ट्स का प्रशिक्षण देकर ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाम से दर्ज करवाया। आयोजक एसएमएस सवाई मानसिंह हॉस्पिटल, ट्रॉमा सेंटर, स्किल लैब और रोटरी क्लब जयपुर सिटीजन। प्रशिक्षण का केंद्र क्या रहा? सड़क दुर्घटना के दौरान गोल्ड ओवर, सड़क दुर्घटना के बाद का पहला 1 घंटा में घायलों की जान बचाने के लिए सीपीआर और जीवन रक्षक कौशल इसके अंदर दिए गए। प्रतिभागी 15 से अधिक कॉलेजों के मेडिकल, पैरामेडिकल और प्रोफेशनल कोर्स के छात्र छात्र इसके प्रतिभागी थे। नेतृत्व किसने किया? राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित बीएलएस एक्सपर्ट राजकुमार राजपाल एवं राधेलाल शर्मा, इन दोनों ने इनका नेतृत्व किया। अगला पॉइंट है धौलपुर के पंचगाम में आयोजित हुआ राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन। इंपॉर्टेंट है, एक किसान सम्मेलन आया था नागौर के अंदर। अब यहाँ पे कि राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? धौलपुर के गांव का नाम है पच गांव। बस ऐसे याद रखना कि 5 महिलाएं हैं और वो धौली हैं। 5 महिलाएं धौली हैं। राजस्थान की भाजपा सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में धौलपुर जिले के पंचगांव में यह सम्मेलन 19 दिसंबर को मनाया गया। शुभारंभ किसने किया? इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत आउट वाटर प्रोबेबिलिटी का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत प्रदेश के लोग दूसरे राज्यों में भी कैशलेस इलाज करा सकेंगे। इसके साथ ही ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राजस्थान महिला निधि द्वारा 5,000 लखपति दीदी को 100 करोड़ की ऋण सहायता का चेक तथा लखपति दीदी कृषि सखी व पशु सखियों को टेबलेट का वितरण किया। विभिन्न, अब तो ये रखना कि भाई ये मनाया कहाँ पे गया? धौलपुर के अंदर, पंचगांव के अंदर, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। 5वीं राजस्थान सॉफ्ट हॉकी राज्य चैंपियनशिप, 5वीं राज्य सॉफ्ट हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया गया? मकराना के अंदर। बस याद रखो कि हॉकी खानी है। हॉकी कहाँ पे खानी है? मक्की खाकर हॉकी खेलनी है। मकराना हॉकी, मकराना डीडवाना कुचामन के अंदर। या फिर ये ऐसे याद कर लो कि मक्की को हॉकी से कूट कूट के इसका कुचुम्बर निकाल दिया, कुचामन, कुचल दिया, ताकि याद रहेगा कि हॉकी राज्य चैंपियनशिप कहाँ पे मनाई गई है। इसका परिणाम क्या निकला? सीनियर पुरुष वर्ग के अंदर जयपुर ने स्वर्ण, सीधा बोल देता हूँ कि सीनियर पुरुष के अंदर जयपुर फर्स्ट रहा, फिर फलोदी रहा, उसके बाद में श्री गंगानगर रहा। तो जयपुर, फलोदी, श्री गंगानगर। सीनियर महिला की बात की जाए तो भीलवाड़ा, फिर जयपुर। जूनियर बालक वर्ग की बात की जाए तो जयपुर, फिर फलोदी, फिर श्री गंगानगर, यानी कि सेम ही है बालकों वाला। जयपुर, फलोदी और श्री गंगानगर। जूनियर बालिका की बात की जाए तो यहाँ पे उल्ट फिर है, यहाँ पे नागौर है, फिर बाद में बाड़मेर है। और सब जूनियर की बात की जाए तो फलोदी स्वर्ण रहा, उसके बाद में जयपुर रहा। पैरा निशानेबाज गौतम पारिक ने राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में जीते स्वर्ण व रजत पदक। ये पूछा जा सकता है कि गौतम पारिक का संबंध किस खेल से है? तो पैरा निशानेबाजी के अंदर का नाम आता है। इन्होंने राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप के अंदर स्वर्ण और रजत पदक जीता है। 68वीं राष्ट्रीय पैरा शूटिंग प्रतियोगिता नेशनल राइफल्स एसोसिएशन ऑफ इंडियन के तत्वाधान में दिल्ली स्थित डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग के अंदर आयोजित की गई। ये चैंपियनशिप कहाँ पे आयोजित की गई? दिल्ली के अंदर। इस पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में करदनी जयपुर के 16 वर्षीय गौतम पारिक ने 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। अब किस किस फील्ड में जीता? उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल एसएच फर्स्ट संप्रदा में
पुरुषों की युवा श्रेणी के स्वर्ण पदक जीता। इन्होंने पुरुषों की जूनियर श्रेणी के अंदर रजत पदक जीता। तो स्वर्ण पदक जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर और रजत पदक इन्होंने जीता है पुरुषों की जूनियर श्रेणी के अंदर। वर्ष 2024 में गौतम ने राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग स्पर्धाओं में 3 स्वर्ण पदक जीते थे। पिछले साल यानी कि पिछले साल 2024 में 3 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते थे, गौतम पारीक। अन्य कुछ पदक जीते गए हैं। राहुल शर्मा गंगापुर सिटी के पैरा पिस्टल निशानेबाजी के अंदर राहुल शर्मा ने 10 मीटर एयर पिस्टल पैरा संप्रदा में स्वर्ण पदक जीता। रक्षित कसवा चूरू गांव के डाडार के रक्षित कसवा ने 10 मीटर एयर पिस्टल में पैरा एसएच फर्स्ट ट्रेनिंग में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता। आनंद चरण, बस नाम याद करो भी, आनंद चरण सौरभी शर्मा, मेन तो फर्स्ट वाला होता है। अगला पॉइंट है डॉक्टर राजेंद्र बाबू दुबे स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय के नए कुलगुरु। ये इंपॉर्टेंट है। नियुक्ति राजस्थान एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने डॉक्टर राजेंद्र बाबू दुबे को स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय SKRAU यूनिवर्सिटी जो कि बीकानेर के अंदर पड़ती है उसका कुलगुरु बनाया है। इसको ट्रिक से याद रख लो कि राजेंद्र बाबू ब से बीकानेर, राजेंद्र बाबू बीकानेर, और ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है स्वामी केशवानंद जी की, स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, राजेंद्र बाबू बीकानेर। इनका कार्यकाल रहेगा 3 वर्ष, यहाँ पर 70 साल की उम्र, 3-70 याद रखना, तीनों चीज़ें एक साथ निकलनी चाहिए। राजेंद्र बाबू बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय 370। विशेषता इनके क्या है? डॉक्टर दुबे विश्व स्तर पर प्रख्यात मक्का वैज्ञानिक है, मक्के के वैज्ञानिक है ये। इन्होंने मक्का और औषधीय पौधों के 15 से अधिक किस्मों का विकास किया। इससे पूर्व इन्होंने महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में विभिन्न उच्च पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं। पृष्ठभूमि क्या है? डॉक्टर दुबे को डॉक्टर अरुण कुमार के स्थान पर नियुक्त किया गया है, क्योंकि पहले कौन थे कुलगुरु? डॉक्टर अरुण कुमार, जिन्हें अगस्त 2025 में पद से हटा दिया गया। अरुण कुमार को पद से हटा दिया गया और अब कौन आ गए? राजेंद्र दुबे। नेक्स्ट पॉइंट है देबो सिमता ने जीता एलीट मिस राजस्थान का खिताब। इंपॉर्टेंट, देबो सिमता ने जीता एलीट मिस राजस्थान का खिताब। एलीट मिस राजस्थान ग्रैंड फिनाले जो कि अनंत महल मानसरोवर जयपुर के अंदर मनाया गया 20 दिसंबर को। सीजन था 12। इसमें आपको याद रखना है कि टॉप 30 को फाइनलिस्ट किया गया था, रैंप वॉक की इन्होंने। विजेता एलीट मिस राजस्थान 2025 सीजन 12 का खिताब देबो सिमता ने अपने नाम किया। इस प्रतियोगिता में दूसरे नंबर पर रही लक्ष्मी विजय सेकंड नंबर पर रही। नंबर 3 पर रही चूरू की पारुल चेंदू सेकंड नंबर। वैसे अब ये रनर अप की लिस्ट बता रहे हैं, रनर अप यानी कि सेकंड नंबर पर फर्स्ट कौन रहा, सेकंड कौन रहा, थर्ड कौन रहा। आप इसको ओवरऑल याद कर लो कि पहले नंबर पर देवो सिमता, उसके बाद में लक्ष्मी विजय, नंबर 3 पे पारुल चेंदू, और उसके बाद में युविका गहलोत, और उसके बाद में इस्मत कौर। ये चारों पांचों याद रखना, बल्कि मेन तो 2-3 ही ऊपर वाले याद रख लो, देवो सिमता, लक्ष्मी, पारुल, युविका, इस्मत। मिस टैलेंटेड का टाइटल किसे मिला? ये इंपॉर्टेंट अलग से दिया हुआ है। मिस टैलेंटेड का टाइटल शगुन भारद्वाज को प्रदान किया गया। शगुन भारद्वाज जो कि मिस टैलेंटेड बनी है। राजस्थान सरकार ने 2 वर्ष नूतन उत्थान नई पहचान 11 से लेकर 25 दिसंबर 2025 को मनाया। अवधि व थीम क्या रही? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार के 2 साल पूरे होने पर 15 दिवसीय 11 से लेकर 25 यानी कि 15 दिनों का ये कार्यक्रम रखा गया। इसका थीम इंपॉर्टेंट है, नूतन उत्थान नई पहचान, बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान। ये पूरी इसकी थीम है, नूतन उत्थान नई पहचान, बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान। राज्य स्तरीय प्रदर्शनी इसके अंदर लगाई गई 15 से 18 दिसंबर तक जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर। राज्य स्तरीय आरोग्य शिविर लगाया गया 15 दिसंबर को जयपुर के अंदर। स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं और लोकार्पण भी किए गए, जैसे कि क्रिटिकल केयर ब्लॉक 20 करोड़ की लागत से निर्मित ब्लॉक जनता को समर्पित किया गया। हील इन राजस्थान पॉलिसी 2025 राजस्थान के वैश्विक मेडिकल वैल्यू ट्रैवल डेस्टिनेशन बनाने हेतु इस नीति का विमोचन किया गया। हब एवं स्पोक मॉडल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य में 100 से अधिक विशिष्ट जांचें जैसे कैंसर मार्क, थायराइड, थैलेसीमिया आदि निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएंगी। संरचना इसमें 42 तो बनेगी मदर लैब, 137 बनेंगे हब लैब और 1333 बनेंगे स्पोक चिन्हित। FCM इंजेक्शन अभियान, ये इंजेक्शन किससे जुड़ा हुआ है ये याद रखना, इंजेक्शन FCM। गर्भवती महिलाओं को एनीमिया खून की कमी से मुक्त करने हेतु विशेष अभियान की शुरुआत की गई है, जिसका नाम है FCM इंजेक्शन अभियान। MOU किया गया है बीकानेर के सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल में 100 करोड़ की लागत से निर्मित
मेडिसिन एवं आईपीडी बिग के संचालन हेतु श्रीमती सीएम मुंद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ में समझौता किया गया है। बिग के अंदर के किसके साथ समझौता किया? श्रीमती सीएम मुंद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ में। दूसरा है शहरी समस्या समाधान शिविर लगाया गया 16 से लेकर 24 दिसंबर को। आप चाहो तो उनकी तारीखें हल्के फुल्के देख सकते हो कि कौन सा कब किया गया। अब शहरी समस्या समाधान शिविर का उद्देश्य क्या था? शहरी नागरिकों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करना। विशेषता 8 दिवसीय इस शिविर में प्राप्त आवेदनों का उसी दिन सेम डे निस्तारण सुनिश्चित किया गया। इसी में तीसरा पॉइंट है स्वच्छता जागरूकता एवं श्रमदान, जो कि 14 दिसंबर को मनाया गया। आयोजन स्वायत्त शासन एवं पंचायती राज विभाग द्वारा प्रदेश भर में स्वच्छता कार्यक्रम चलाया गया। राज्य स्तरीय कार्यक्रम जयपुर के जल महल की पाल पर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में श्रमदान किया गया जयपुर के अंदर। अगला पॉइंट है रघु सिन्हा आईटीएफ मास्टर्स 400 टेनिस प्रतियोगिता। रघु सिन्हा टेनिस टेबल जयपुर द्वारा रघु सिन्हा आईटीएफ मास्टर्स 400 टेनिस 2025 का आयोजन किया गया, जयपुर के अंदर किया गया। टूर्नामेंट में जयपुर के रियाद अहमद और दिल्ली की विवाह चौधरी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3-3 खिताब अपने नाम किए। जयपुर के रियाज अहमद और दिल्ली की विवाह चौधरी। रियाज अहमद विवाह चौधरी। रियाज अहमद ने खिताब, अब रियाज अहमद के खिताब क्या क्या रहे? पुरुषों की 40 प्लस की एकल वर्ग में पुनर बसीन को हराया। पुरुष, अब ये इसके याद रखना चाहो तो रख लो, बस 2 बंदों के नाम ऐसे याद है तो काफ़ी इतना डिटेल में नहीं आता कभी भी। फिर भी पुरुष युगल के रियाज में स्वर्णदीप सिंह टोडी के साथ पुनर बसीन और रोहन बसीन की जोड़ी को हराया। मिक्सर डंबल्स में रियाज अहमद ने रानी सिमता जैन साथ एलिस जॉय और स्वर्णदीप की जोड़ी को हराया। विभा चौधरी ने महिला 45 प्लस एकल फाइनल महिला युगल द्वारा मिक्स डंबल्स में खिताब अपने नाम किए। बस नाम तो 2 ही याद रखना यहाँ पे, एक रियाज अहमद और दूसरा विभा चौधरी। चलिए खैर हमने अब 10 पेज इसके कंप्लीट कर लिए हैं, वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है। पार्ट 2 के अंदर हम बाकी के बचे हुए 7 पेज को कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ तक वीडियो देखी, पार्ट 2 को जरूर देखना। इसी चैनल पर मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है जिसके अंदर पिछले मंथ का करंट अफेयर की 2 वीडियो अपलोड हो चुकी थी, इस मंथ की भी 2 बनेगी। ऐसे करके हम जब तक अपना एग्जाम चलेगा सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर का, तब तक इस पर करंट अफेयर अपलोड करते रहेंगे। फीडबैक जरूर देना लाइक करके। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।